हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अमन सर और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सारे टेस्ट पेपर का वीडियो सॉल्यूशन। तो इस टेस्ट पेपर में मैं डिस्कस करूंगा 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। आपको समझाऊंगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे लिखना है और लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना है। और ये जो मेरा मैं आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूँ रेगुलर पर डे, उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं लेकर के जो आया हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर में और भी जो भी बातें होंगी वो बात भी मैं डिस्कस करूंगा। तो आप लोग जो है बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। ये एक वीडियो नहीं है, ये इसके बाद कई सारे वीडियो हैं जिसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जा सके और आपके जो मार्क्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा आ सके आपके एग्जामिनेशन में। तो अगर मैं स्टार्ट करूं और क्वेश्चन लूं, पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलॉम होता है। क्या होता है? न्यूटन पर कूलॉम होता है। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन पे चले अपन, तो यहाँ पे कह रहा है द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या मान होता है? तो वो होता है 9 × 10⁻⁹ और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग किसको बोलते हैं? के वैक्यूम को बोलते हैं। क्या क्लियर है बच्चों? अब जो है के वैक्यूम में जो फॉर्मूला आता है वो होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, और कूलॉम की पावर में -2। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इज डबल्ड, द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। तो दो चार्ज है अपने पास, है ना, और उनके वैल्यू को हम लोग Q1 और Q2 मान लेते हैं, और उनके बीच की दूरी है R। तो लेट अस से अगर R है तो फोर्स कितना लगेगा कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग? K Q1 Q2/R²। और अपन ने क्या किया कि दूरी को डबल कर दिया, यानी R डबल हो गया। तो अगर आर डबल आर 2R हो जाएगा, यानी आर डबल होकर के 2R हो जाएगा, तो नया बल कितना हो जाएगा, नया फोर्स कितना हो जाएगा? तो K Q1 Q2 अपॉन में 2R का होल स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा अपने लिए K Q1 Q2 अब बाय में 4R²। अब ध्यान से देखा जाए तो ये जो अपना K Q1 Q2 है, ये जो अपना K Q1 Q2 बाय में R² है, ये हमारा पुराने वाले फोर्स के बराबर है, यानी ये बन जाएगा हमारा F/4। यानी नया बल पुराने वाले बल का 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, यानी विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक अपना लोगों से पूछा गया है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो है, पहले ये जान लीजिए कि विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, और फाई को लिखने का तरीका है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी ये हो जाएगा आपके लिए ई ए कॉस थीटा। फाई जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। और अगर अब एसआई यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलॉम, यानी ई का एसआई यूनिट हो गया, और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा का कोई एसआई यूनिट नहीं होता, तो इसका मतलब ये ऑप्शन में तो अवेलेबल है नहीं। तो अपन एक और तरीका खोजेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर और मीटर स्क्वायर कट जाएगा, यानी बचेगा वोल्ट इंटू मीटर, और वोल्ट इंटू मीटर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है ना बच्चों? कहा दिया हुआ है? ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है स्पेसिफिक, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपने लोगों को? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है यानी विशिष्ट प्रतिरोध है, इसको अपन लोग प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। और उसको सूचित करते हैं रो से। और रो दो चीज पर डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है ये नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल यानी पदार्थ की प्रकृति क्या है। अलग अलग पदार्थ का रो का वैल्यू अलग अलग होता है, और साथ में ये टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। टेम्परेचर चेंज होने पे रो वेरी करता है। कौन सा फॉर्मूला से? तो ये फॉर्मूला रो फाइनल बराबर में रो इनिशियल 1 प्लस
अल्फा इंटू में डेल्टा टी। क्या क्लियर है बच्चों? तो ये किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल यानी पदार्थ की प्रकृति पर, इस क्वेश्चन के अनुसार। हालांकि तापमान पर भी निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है किरचॉफ्स पॉइंट रूल, जिसको हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट रूल भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं, ओके, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, यानी संधि नियम। और यह किस सिद्धांत का पालन करता है? तो याद रखना है, यह आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को कौन पालन करता है? केवीएल। केवीएल जो है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को पालन करता है ना। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको किरचॉफ्स का दूसरा नियम भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, किसी विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे? तो उसके सेंसिटिविटी को बढ़ाया जाता है उसके लेंथ को बढ़ा करके, यानी इंक्रीजिंग द लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपन लोग लिखते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। थोड़ा सा लाइट का अभाव है इसलिए मेरा फोटो थोड़ा सा ब्लर टाइप का आ रहा होगा, बट कंटेंट जो है वो सही दिख रहा होगा बेटा, है ना, उस पर फोकस करिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखेंगे बी ए कॉस थीटा। क्या क्लियर है? अब फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होगा मैग्नेटिक फील्ड का होता है, यानी बी का होता है टेस्ला, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसको टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को वेबर भी बोला जाता है, डब्ल्यू बी यानी वेबर। तो वेबर बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का पालन करेगा? तो ऊर्जा का, यानी एनर्जी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता पूछ रहा है। तो जब भी सेंटीमीटर में दे और पावर निकालना हो, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे, पावर निकालना हो तो 100/f लिखा करो। तो 100/20 लिखिए, 5 से काट दीजिए, यानी 5d हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु में किसका उपयोग करते हैं? तो प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। क्या क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, तो फोटोन की जो है ऊर्जा पूछ रखा है जिसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा ले रखा है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है hc/λ, और आवृत्ति के रूप में पूछता तो h इंटू में न्यू लिखते हैं। तो ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे, hc/λ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर, पी टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? तो बेटा रे पी टाइप में मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर होता है वो होता है होल, और माइनॉरिटी जो होता है यानी अल्पसंख्यक जो होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन मेजॉरिटी पूछा है तो होल को टिक करेंगे। चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग सही चल रहा है, हाँ सही चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट इज, नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन पूछा है। तो एंड गेट का होता है ये जो है ए डॉट बी, ये है एंड गेट का। ये जो ए प्लस बी है ये और गेट का है। ए प्लस बी का जो बार है वो नॉर गेट का है, और ये जो है ये आपका नैंड गेट का हो गया, यानी ऑप्शन सी को करेक्ट कर दीजिएगा, ए इंटू बी ऊपर में बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है द एंगल ऑफ डिप एट द, है ना, क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ इज, तो मैग्नेटिक पोल पे यानी ध्रुव पे, चुंबकीय ध्रुव पे एंगल ऑफ डिप यानी फाई का वैल्यू पूछा है तो वो 90 डिग्री होता है। और आपसे पूछे इक्वेटर पे, मैग्नेटिक इक्वेटर पे पूछे, मैग्नेटिक इक्वेटर पे पूछे तब फाई जो होता है वो 0 डिग्री होता है, याद रखना है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री। पोल पे पूछा है एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है,
ठीक है, क्योंकि मैग्नेट वहां पे वर्टिकल हो जाता है। आगे, द वर्किंग ऑफ अ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, डायनेमो का वर्किंग किसके ऊपर बेस्ड है, तो वो बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट बताने। सेल्फ इंडक्टेंस को एल से डिनोट करते हैं और एल को लिखा जाता है फाई टोटल अपॉन में करंट। तो इसका मतलब वेबर पर एम्पियर भी इसका एक ऐसा यूनिट है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो वेबर पर एम्पियर को हेनरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेनरी। तो ऑप्शन सी को टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द पावर फैक्टर ऑफ एन एलआर सर्किट। एलआर सर्किट में पावर फैक्टर को हम लोग cos फाई बुलाते हैं और उसको लिखते हैं R बाय जेड, और जेड बोलते हैं इम्पीडेंस को, यानी प्रति बाधा को। और वो फॉर्मूला होता है एलआर सर्किट के लिए, जेड का फॉर्मूला एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से हमारा cos फाई हो जाएगा R बटा में रूट अंडर, पहले लिख लेता हूं आर स्क्वायर, और ये जो एक्सएल है ना बेटा, ये जो मैंने एक्सएल लिखा है, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। एक्सएल बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात को, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस को। तो ये हो जाएगा ओमेगा एल का होल स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, जो कि है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। किसके पास भेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो वो गामा किरण के पास सबसे अधिक है, क्योंकि इसकी एनर्जी और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। याद रखना है, आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो पेनिट्रेटिंग पावर भी सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा किसमें होती है, अधिकतम किसमें होती है? तो वैक्यूम पहले ऑप्शन में टिक करेंगे। अगर वैक्यूम नहीं रहा ऑप्शन में, तब एयर को टिक कर देना है। कह रहा है क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस इज अप्रोक्सीमेटली। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था एयर के लिए? साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, ये बताया था मैंने आपको। तो साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, ग्लास का म्यू कितना होता है? 3/2, ये पलट के हो जाएगा साइन इनवर्स 2/3, और ये लगभग लगभग 42 डिग्री के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी को टिक कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज बनता है वो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनता है, काल्पनिक एवं उल्टा। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक एवं उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं। हाँ, ठीक जा रहा। द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन, यानी व्यतिकरण की घटना किस पर आधारित है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास। नहीं बेटा, इन चारों में से किसी पर ये निर्भर नहीं करता, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? सुपरपोजिशन ऑफ इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, कोहेरेंट वेव्स, जो सुसंगत तरंगे होती हैं उनके अध्यारोपण पर बेस्ड है क्या हमारा? इंटरफेरेंस। क्या क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेव फ्रंट ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस, यानी कोई पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से फाइनाइट डिस्टेंस पे वेव फ्रंट पूछा है, तो वो तो स्फेरिकल होता है शेप में, तो स्फेरिकल हो जाएगा हमारा वेव फ्रंट, यानी तरंगांग जो होगा परिमित दूरी पर किसी बिंदु स्रोत के कारण स्फेरिकल होता है। समतल कब होता है? जब पॉइंट सोर्स हो लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस हो। और बेलनाकार कब होता है? जब लाइन सोर्स हो, यानी रेखीय स्रोत हो, तब बेलनाकार होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट विच आई डिफेक्ट, यानी उत्तल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं? तो ये दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस। क्या क्लियर है? यानी कॉनकेव लेंस।
तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत आसान सवाल है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछा है, तो आपको भी पता है मैग्नीट्यूड में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच, दहली आवृत्ति किस आवृत्ति को बोलते हैं? तो उस आवृत्ति को बोलते हैं, उस मिनिमम आवृत्ति को बोलते हैं, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं जिसपे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो जाता है। क्या क्लियर है? चलिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा है ना, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, है ना। जेड है एटॉमिक नंबर, ए है मास नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब भी निकालना हो तो ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा दो, यानी ए माइनस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेंज ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज, तो इसका रेंज होता है 0 से 1 के बीच। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा सीरीज विजिबल रीजन में है, यानी दृश्य प्रकाश में है। तो आपने को पता है लाइमन जो है वो यूवी में है, बामर जो है वो विजिबल में है, और ये दोनों जो है वो इंफ्रारेड यानी अवरक्त में है। तो दृश्य प्रकाश में कौन सा जाएगा? तो बामर जाएगा, है ना। और यूवी को बोलते हैं पराबैंगनी, पराबैंगनी लाइमन के लिए होगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, यानी हीरे का अपवर्तनांक पूछा है, वो होता है 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एसआई यूनिट पूछा है, जो कि होगा कूलॉम इंटू मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है कूलॉम इंटू मीटर। डिनोट करते हैं पी वेक्टर से, दिशा होता है माइनस से प्लस चार्ज की ओर, माइनस से प्लस चार्ज की ओर, माइनस से प्लस चार्ज की ओर। और फॉर्मूला होता है P बराबर में Q गुना में 2A। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है? तो ये 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल के बराबर है। 34 नंबर क्वेश्चन है द कलर ऑफ अ थिन फिल्म इज ड्यू टू, यानी पतली झिल्ली के रंग का क्या कारण होता है? तो वो इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण होता है। अगला क्वेश्चन है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या इंक्रीज करता है? तो नाम अप है तो वोल्टेज को बढ़ाएगा, अप जो है वोल्टेज को बढ़ाएगा बट करंट को घटाएगा। और डाउन, स्टेप डाउन जो होगा वो वोल्टेज घटाएगा, करंट को बढ़ाएगा। ध्यान रखिएगा, उल्टा भी सवाल पूछा जा सकता है। किसी न्यूक्लियस का रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, यानी नाभिक की त्रिज्या किसके समानुपाती है? तो ए के पावर में 1/3 के, ए मास नंबर है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, कौन मौलिक कण नहीं है? तो अल्फा पार्टिकल मौलिक कण नहीं है। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? हीलियम के नाभिक को। अगला क्वेश्चन है रिलेशन चाहिए हाफ लाइफ में और डीके कांस्टेंट में। तो हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.693 बटा में लेमडा, जिसको हम लोग ln2 बाय लेमडा भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों। न्यूक्लियर रिएक्टर यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मॉडरेटर, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका यूज करते हैं? भारी जल का, हैवी वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, सौर ऊर्जा किसके कारण बनता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, नाभिकीय संलयन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ फुल वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी 50। फुल वेव है तो 50 क्या बन जाएगा? 100, यानी 100 हर्ट्ज। द डिप्लीशन लेयर इन अ पीएन जंक्शन डायोड कंसिस्ट ऑफ, डिप्लीशन लेयर में, पीएन जंक्शन के डिप्लीशन लेयर में क्या मौजूद होते हैं? तो अपने को तो पता है इलेक्ट्रॉन होल में चला गया था सर, जब आपने क्लास बताया था, तो वहां इमोबाइल आयंस हो जाते हैं, यानी जो मूव नहीं करते हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी 1101 का अपने को डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा है, यानी 10 में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप चुपचाप लिख दीजिए 8, यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ 1, और जो जीरो वाला है उसको मत जोड़िएगा। तो 8 और 4 12, 12 और 1 13, यानी यहाँ हो जाएगा 13, ऑप्शन बी। ये बहुत शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता दिया।
अगला क्वेश्चन है टू गेट अ लार्ज करंट फ्रॉम अ ट्रांजिस्टर इट इज यूज्ड इन। अगर ज्यादा करंट पाना है तो कॉमन एमीटर में कनेक्ट कीजिए। ठीक है, हालांकि ये सिलेबस से बाहर हो चुका है, फिर भी मैंने क्वेश्चन ले लिया है, बिहार बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है ना। तो अगर ये सवाल आ जाए तो बना दीजिएगा कि अगर ज्यादा करंट पाना है तो कॉमन एमीटर में कनेक्ट करेंगे। द द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नॉर गेट इज। तो नॉर गेट को अगर लिखना है तो और में, और के आउटपुट में नॉट लगा दीजिए, नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला में कह रहा है ब्रूस्टर लॉ का अनुसार फॉर्मूला कौन सा है, तो ऑप्शन सी, म्यू बराबर में 10 आईपी। आईपी पोलराइजेशन एंगल को बोलते हैं, ध्रुवन कोण। डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, एच का प्लैंक्स कांस्टेंट पूछा है, फेयर में मैं लिखाया हुआ हूं। कैसे आता है ये, ml2t-1 याद कर लीजिए प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या, बीमीय सूत्र। और आपको अगर पता भी करना हो तो E बराबर में एच न्यू से पता कर लीजिए, H बराबर E बटा न्यू हो जाएगा। एनर्जी का आप लिखिएगा ml2t-2 और फ्रीक्वेंसी को लिखिएगा 1 बटा में टाइम, 1 बटा में टाइम, ये पलट के ऊपर चला जाएगा और आपका बन के तैयार है ml2t-1। क्या क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एलसीआर सर्किट है, रेजोनेंस कब होगा, अनुनाद कब होगा, तो जब एक्सएल और एक्सी एक दूसरे के बराबर हो तब होगा अनुनाद। क्या क्लियर है? चलिए अगला, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड यानी वेलोसिटी को अपन लोग वैक्यूम में कैसे लिखते हैं, तो वो लिखते हैं सी बराबर में 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर डिपेंड्स ऑन। तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है ना। अच्छा, उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें अगर हमें स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का किसी मीडियम में पूछा जाता, फॉर्मूला लिखते 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। ध्यान रहे, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, किसी मीडियम में पूछेगा ना तब नोट नहीं लगाएंगे। आगे द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। अगला, स्काई वेव प्रोपेगेशन इज बेस्ड ऑन, तो वो किस पर आधारित है, आकाश तरंग संचरण। तो आयोनोस्फीयर जो आयन मंडल है उससे परावर्तित हो जाते हैं ये, यानी रिफ्लेक्शन बाय आयोनोस्फीयर, रिफ्लेक्शन बाय आयोनोस्फीयर। नेक्स्ट, द पावर ऑफ अ प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण की शक्ति क्या होती है, तो बेटा प्लेन मिरर का फोकल लेंथ जो होता है वो अनंत होता है, वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। और पावर को अगर मीटर में लिखेंगे तो 1/f, और f है हमारा इंफिनिटी, तो पावर हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन बी। अगला, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूछा है ना। तो अपने को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m का फॉर्मूला होता है n इंटू में i इंटू में a। n नंबर ऑफ टर्न है, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा। करंट का हो जाएगा एम्पेयर और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, एम्पेयर गुना मीटर स्क्वायर। और एक और होता है टॉर्क बराबर में mb साइन थीटा। साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता, m का मात्रक चाहिए, b को नीचे उतार दीजिए, तो m बराबर में टॉर्क बटा में b हो जाएगा, है ना। साइन थीटा का चूंकि कोई मात्रक तो है नहीं, तो टॉर्क का होता है एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या जूल, और b का होता है टेस्ला यानी जूल पर टेस्ला, यानी ऑप्शन ए। तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, यानी ऑप्शन ए। Which of the following is not electromagnetic in nature? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय प्रकृति किसके पास नहीं होता है, तो बीटा के पास। एक्स विद्युत चुंबकीय है, गामा भी और लाइट भी, है कि नहीं। चले आगे बढ़े। कह रहा है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज, तो सरल सूक्ष्मदर्शी का मैग्निफिकेशन पावर जो होता है वो d/f से लेके 1 + d/f तक होता है, तो ये है ऑप्शन में, इसको मार दीजिए। नेक्स्ट, बहुत ही आसान सवाल है, पूछा हुआ भी सवाल है, पिछले साल पूछा था 5 टेस्ला किसके बराबर है, यहाँ पूछा है 1 टेस्ला किसके बराबर है, तो वो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। याद रख लीजिए, याद करिए, रिवाइज करिए वीडियो को, 2 से 3 बार देख लीजिए। मैं 5-6 वीडियो लेकर के आऊंगा, 300-400 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें से कम 25 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आई बात समझ में बेटा?
अगला, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड पोटेंशियल V इज। तो अपने को पता है एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है हाफ CV² या Q²/2C या हाफ इंटू Q इंटू V। तो कौन सा मैच किया? बी नंबर मैच किया, हाफ CV²। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट इज अ, कौन सा क्वांटिटी है विद्युत धारा? तो अदिश राशि पहले टिक कर दीजिएगा, है ना, आप लोगों में अदिश राशि ही मान के चला गया है। ओके, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो अपने को ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट पूछा है, तो v बराबर फॉर्मूला लगाएंगे c बटा में म्यू। c निर्वात में प्रकाश की चाल होती है और ग्लास में म्यू का मान होता है 1.5। 1.5 से 3 को काटेंगे 2 बार में, यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए में दिया हुआ है फॉर्मूला, ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो इसका पावर पॉजिटिव होगा क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो पावर लिखेंगे 100/40, ये प्लस का होगा, तो काटेंगे तो ये आएगा 2.5D प्लस का। अगला है कॉनकेव लेंस, इसको P1 बना लेते हैं। अब P2, तो P2 कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, याद रखिएगा फोकस दूरी नेगेटिव होता है तो पावर भी नेगेटिव होगा, तो 100/25 और यहाँ माइनस साइन लग जाएगा 4 बार में, यानी -4D। अब मुझे टोटल पावर चाहिए, संयोजन की क्षमता चाहिए, तो P बराबर P1 + P2 यानी 2.5 प्लस का और P2 जो है 4 माइनस का, यानी माइनस का 1.5D बचा। आपसे यह भी पूछ सकता है कि जो संयोजन से बना लेंस है वो किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा, चूंकि नेगेटिव आया है तो कॉनकेव लेंस की भांति व्यवहार करेगा, तो ऑप्शन ए को अपन लोग टिक कर देंगे -1.5D। घूमते घूमते हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं बच्चों। कह रहा है द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू, कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है, तो सोलर सेल भी बदलता है लाइट से करंट में, फोटो डायोड भी बदलता है, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है बच्चों, ब्रूस्टर एंगल आईपी पूछा है फॉर ग्लास के लिए, तो म्यू बराबर में अपन लोग पढ़े थे ना 10 आईपी, तो आईपी बराबर में क्या हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो 10 इनवर्स म्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 इनवर्स और म्यू का मान 1.5, यानी कौन सा? ऑप्शन ए। क्या क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रिंज विड्थ बीटा चाहिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यानी यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला, तो बीटा बराबर होता है लेमडा बड़की दीदी बटा में छोटकी दीदी, लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, कहां पे है? ऑप्शन ए में है। विच फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज्ड फॉर टीवी ट्रांसमिशन, टीवी प्रसारण के लिए जो यूज किया जाता है, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, याद कर लीजिए, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक। अगला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए पॉइंट चार्ज के कारण, है ना, कितनी दूरी पर? r दूरी पर, तो फॉर्मूला होता है v बराबर में KQ/r, k के जगह में निर्वात यानी वैक्यूम के लिए लिखिए 1/4πε0 और यहाँ पे हो गया Q/r, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 67वां नंबर कह रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, तो कौन घटेगा? स्टेप डाउन, बेटा मैंने बोला था डाउन में वोल्टेज घटता है, तो वोल्टेज को घटा देंगे। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU इज, तो वो कितने के बराबर होता है? कॉपी में पेयर में है लिखा हुआ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अगला, द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, लाइट का कलर किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो आवृत्ति के द्वारा यानी फ्रीक्वेंसी के द्वारा, है ना। मॉड्यूलेशन, लास्ट सवाल पे आ गए अपन लोग। मॉड्यूलेशन किस प्रोसेस को बोलते हैं? तो मॉड्यूलेशन बोलते हैं जब ऑडियो फ्रीक्वेंसी को सुपर इम्पोज किया जाता है कैरियर वेव्स के ऊपर में, यानी ऑडियो आवृत्ति को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित किया जाता है, तो उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। तो बच्चों मैंने 70 ऑब्जेक्टिव सवाल आपको सॉल्व कर दिए हैं, एक एक सवाल को मैं गहराई तक बताया हूं, उससे रिलेटेड कुछ और चीज भी था वो भी बताया हूं। अभी तो ये पहला आपके लिए है, अभी मैं इसके बाद देखते जाओ वीडियो जो है और कितने लेकर के आ रहा हूं। आप टेस्ट देते रहिए रेगुलर, है ना, ताकि आपका इंप्रूवमेंट खुद भी होता चला जाए और ये आपको पता चलता चला जाए कि जो आप जो है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपके एक्यूरेसी का परसेंटेज क्या है। ओके बच्चों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं 2 नंबर के सवाल यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन को डील कैसे करना है। पहला क्वेश्चन में पूछा है
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसको कहते हैं, डिफाइन कर दीजिए, डायग्राम बता दीजिए, और उसका एसआई यूनिट पूछा है, एसआई यूनिट लिख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा है स्टेट गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो गॉस का नियम पूछा है तो गॉस का नियम लिखिए, बात खत्म, है ना। और फॉर्मूला जरूर लिखिएगा गॉस वाला, है ना। कौन सा फॉर्मूला कि सर फाई क्लोज सरफेस बराबर क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर बराबर में क्यू इनसाइड बटा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लास्ट में जरूर दीजिएगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ करके। why do two electric field lines never cross each other, ये मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक पॉइंट लिखाया हुआ है, उस पॉइंट को एज इट इज याद करके यहाँ पे चेप देना है। क्या क्लियर है ना। चलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूछा है डेफिनेशन, आप फॉर्मूला भी लिखिएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा। इन वेक्टर फॉर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज माइनस ई टाउ बटा में एम, और मैग्नीट्यूड में यही हो जाएगा, माइनस को हटा देंगे, ये बन जाएगा ई कैपिटल ई टाउ, इसको मैं ठीक से लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा ई कैपिटल ई इंटू में टाउ, है ना, टाउ ऐसे लिखते हैं, अब बटा में एम, ठीक है। 5वां नंबर में शंट का डेफिनेशन पूछा है, उसका टू यूज पूछा है, बता दीजिए, पूछा हुआ भी सवाल है प्रीवियस ईयर में। कह रहा है डिफरेंस बताइए स्टेप अप स्टेप डाउन, मैंने आपको नोट्स में लिखाए हुए हैं, उनके में अंतर आप बता दीजिए। दो प्रॉपर्टी, मैंने 10-10 प्रॉपर्टी बताया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, कोई दो उठा के लिखना है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस किसको कहते हैं, क्लास में कराया हुआ हूं, उसका ऐसा यूनिट पूछा, डायोप्टर लिख दीजिएगा। कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉ लिखिए, मैंने 4 लॉ लिखा है, चारों को चारों यहाँ पे लिखने होंगे आपको। व्हाट आर पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप और एन टाइप को डिफाइन कर दीजिए, मैंने पढ़ाया हुआ है। हाफ लाइफ और मीन लाइफ, ये सिलेबस से बाहर निकल चुका है, फिर भी पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर में, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ज्यादा बड़ा डेफिनेशन है नहीं, याद कर लीजिएगा इसको। अगला है स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्रूस्टर लॉ ऑफ पोलराइजेशन, ये मैंने डायग्राम के सहित एक्सप्लेन किया हुआ है, डेरिवेशन सहित, तो आप वही चीज एग्जैक्टली याद करेंगे, और डायग्राम बढ़िया से देखिएगा, डायग्राम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन पूछ बताने हैं TIR के, तो वो दो ही मैंने लिखाए हैं, वही दो के दो उतार देने हैं। एडी करंट किसको कहते हैं, उसके दो एप्लीकेशन क्लास में कराया हुआ हूँ, डायग्राम जरूर डालिएगा। स्टेप अप स्टेप डाउन, ये तो रिपीट हो गया, स्टेप अप स्टेप डाउन रिपीट हो गया। अगला डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसको कहते हैं, मैंने क्लास में कराया है, उसको वो लिखिए, और उसका फॉर्मूला बताइए, लेमडा बराबर में एच बटा में एम इंटू में वी, है ना। ट्रूथ टेबल लिखना है और लॉजिक सिंबल लिखना है, और गेट का लिख दीजिएगा, और गेट का ट्रूथ टेबल और लॉजिक सिंबल, और गेट को कैसे बनाते थे याद है, ऐसे बनाते थे, यहाँ ए, यहाँ बी, और यहाँ वाई, और y बराबर में a प्लस बी, ये और गेट का लॉजिक सिंबल हो गया। मॉड्यूलेशन किसको कहते हैं, लास्ट क्लास में मैंने कराया है, उसके टाइप्स लिख दीजिए, और कैथोड रे के दो गुण लिख दीजिएगा, ठीक है। अब लॉन्ग में आइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक डायपोल के जनरल पॉइंट पे बहुत बार कराया हूँ, रिवीजन भी करा दिया था। किरचॉफ लॉ यानी दोनों लॉ लिखना है, फर्स्ट भी सेकंड भी, और उस लॉ के हेल्प से व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन को प्रूव करना है, तो वो बढ़िया से करिएगा, मैंने क्लास में प्रूव करवाया हुआ है। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन, भैया डायग्राम भी बनाया था मैंने, मुझे बढ़िया तरीके से याद है, आप साइक्लोट्रॉन को तो पढ़ के ही जाइएगा, मिस मत करिएगा, उसके लिमिटेशन को जरूर याद कर लीजिएगा। ये रहा ऑप्टिक्स का सवाल, भैया इसमें क्या ही कहें, मैं तो आपको ऑप्टिक्स जुलाई महीने में ही पढ़ाया हूँ, और बढ़िया से पढ़ाया हुआ हूँ, तो ऑप्टिक्स को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ऑप्टिक्स के कोई डेरिवेशन मिस मत करिएगा, 2 डेरिवेशन ऑप्टिक्स से रहेगा, इसलिए 3 डेरिवेशन ही तो बनाना है आपको, एक इलेक्ट्रो से रहेगा। कह रहा है व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये देखिए दूसरा डेरिवेशन बता देंगे, मैंने बताया हुआ है। और कह रहा है फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन बताइए, बता देंगे, क्या दिक्कत है, मैंने इस तरह से बताया हुआ भी है। और फुल वेव रेक्टिफायर, ये मैंने सेमीकंडक्टर में एक सिंगल डेरिवेशन, ये जो मैंने आपको बताया था कि ये आएगा ही आएगा, देख लेना बढ़िया से, इसको फुल वेव को कर लेना, क्योंकि अगर एनसीईआरटी को देख करके एग्जाम पेपर बनाया तो डेरिवेशन लॉन्ग में सेमीकंडक्टर में बस यही सवाल बचता है जो लॉन्ग में आ सकता है, क्योंकि और जो ट्रांजिस्टर वगैरह का आता उसको तो बुक से ही हटा दिया, सिलेबस से ही हटा दिया, इसीलिए बस इकलौता सवाल ये बचा हुआ है जो लॉन्ग
के लिए अवेलेबल है, इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। डायग्राम सहित जो है एक्सप्लेन करना है फुल वेव को। तो बच्चों मैंने ये आपके लिए टेस्ट 2 का वीडियो सॉल्यूशन लाया। टेस्ट 1 मैंने लाइव क्लास वाला वीडियो क्वेश्चन पेपर दिया था, वो अगले वीडियो में मैं टेस्ट 1 को ही लेकर के आ रहा हूँ। टेस्ट कल जो है, कल मैं 1, 3 और 4 जो 4 टेस्ट अब तक ले चुका हूँ, 1, 3 और 4 इनके वीडियो सॉल्यूशन आपको ला करके दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए कल मैं थोड़ी मेहनत आपके लिए ज्यादा कर दूंगा, क्योंकि कल छुट्टी भी है और कल सरस्वती पूजा है, कल छुट्टी भी है, तो इसलिए जो है मैं जो है आपके लिए समय बचा के आपके लिए काम कर देता हूँ। आप बस वीडियो देखते चले जाइए अभी, और लगातार टेस्ट दे दीजिए बेटा, है ना, लगातार टेस्ट दे दीजिए, याद करिए टेस्ट दीजिए, याद करिए टेस्ट दीजिए, वही आपको देखना ना रिजल्ट इतना बढ़िया आएगा आपका, इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा कि आप खुद चौंक जाइएगा कि वाह क्या फायदा हुआ है, क्या क्लियर में मजा आया है। ठीक है बच्चों, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया पे, और हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। थैंक यू बच्चों।